अगर गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलना ही था तो अचानक से इस तरह का फैसला कैबिनेट में इतना बड़ा प्रोफाइल देकर इन दोनों नेताओं को बीजेपी क्यों करती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि अभी हाल ही में उनको कैबिनेट में जगह दी गई हो और फिर यहां से उनको गुजरात भेज दिया जाए। तो अगर इन दो नामों को हटाकर हम नितिन पटेल, हालांकि उसमें मैं आऊंगी, नितिन पटेल और सीआर पाटिल, चूंकि सीआर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, 2 बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत चुके हैं अपना चुनाव, नवसारी से वो सांसद हैं और सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव के लिए पहुंचे हुए थे तो समन्वय की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। तो क्या यह माना जा सकता है कि पर्दे के पीछे काम करने वाले, चुपचाप जो काम करने वाला शख्स है, अब उसकी बारी आ गई है यह अहम जिम्मेदारी देने की? हालांकि उम्र उनकी 65 साल है, लेकिन यकीनन भरोसा केंद्र का बहुत है सीआर पाटिल पर। देखिए, सीआर पाटिल के ऊपर सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत भरोसा है और केंद्रीय नेतृत्व को भी। मैंने आपको बताया उनके काम करने की स्टाइल है। मैं अभी आपको एक जिक्र कर रहा था 2017 के अंदर 16 में जब जीएसटी लागू किया गया था और उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे और सूरत में सबसे ज्यादा उसका विरोध था क्योंकि नवसारी सूरत रीजन के अंदर ही आती है और वहां 18 विधानसभा थी और 2012 में बीजेपी ने 16 विधानसभा सीटें वहां पे जीती हुई थी। बीजेपी को सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि उनको डर था कि कहीं सूरत रीजन में सीटें घट गई तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, माफ कीजिएगा अमित शाह ने उनको दी थी और उन्होंने कहा था कि सीटें बरकरार रहेंगी, आप उसकी चिंता ना कीजिए। और 2017 के अंदर 12 में जो है 16 सीटें जीती और 2017 में 18 में से 17 सीटें जीत ली थी। यह एक बड़ी चीज थी क्योंकि 99 सीटों पर बीजेपी तब आ गई थी और क्योंकि मैजिक नंबर से 7 नंबर ज्यादा थे। अगर सूरत में वो नुकसान हो जाता तो वो बीजेपी के लिए ये कहा जा सकता है एक क्रूशल कड़ी थी जिस पर सीआर पाटिल ने मुहर लगा दी थी कि सीटें कम तो नहीं होंगी, ये इसकी जिम्मेदारी उनकी। उन्होंने एक सीट बढ़ाकर पार्टी को दी थी। 18 में से 17 सीटें जो है सूरत रीजन में जीती थी और इसी का इनाम जो है वो सीआर पाटिल को 2019 के बाद दिया गया था और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप याद कीजिए गुजरात की 8 जो है उपचुनाव हुए और 8 के अंदर विजय जो है वो बीजेपी को मिली थी। इस तरीके का प्रदर्शन तो शायद जब उपचुनाव हुए थे वो 6 महीने पहले, वो नतीजे शायद किसी को नहीं मिले होंगे, उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिले थे जो। बिल्कुल हिमांशु, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। अशोक, एक बार फिर से आपके सामने आते हुए सीआर पाटिल का यहाँ पर जिक्र तो हो रहा है, यकीनन उनका जन्म हालांकि महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई टेक्निकल तौर पर गुजरात। शंकर सिंह वाघेला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे मैं उनका रुख करना चाहूंगी। शंकर सिंह जी, विजय रूपाणी को बीजेपी ने हटा दिया है, अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने हैं गुजरात में, किस तरह से आप देख रहे हैं इस नेतृत्व परिवर्तन को? देखिए, ये जो है दिल्ली का हाईकमान गुजरात की पार्टी और पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और ये चेंज फॉर बेटर नहीं है, चेंज फॉर वर्स्ट है। कोई भी एमएलए अगर नॉन एमएलए है तो उसको एमएलए बनना पड़ेगा। तो मैं जो विजुअलाइज कर रहा हूँ कि शायद वो असेंबली भंग करके यूपी के साथ चुनाव गुजरात के भी ला दे तो कोई नई बात नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन जीरो है गुजरात में, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सीधा दिल्ली से चलता है, पूरा कंट्रोल दिल्ली का है। यहाँ रूपाणी हो कोई भी हो कोई मतलब नहीं है, जो भी आएगा उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। फ्री हैंड है नहीं किसी को काम करने का। लेकिन खुद मुख्यमंत्री जो अब तक रहे हैं विजय रूपाणी, उनकी ओर से भी कहा गया है, देखिए नेतृत्व और चेहरा गुजरात में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होता है, उन्हीं के करिश्माई नेतृत्व की बदौलत हम लगातार जीतते रहे हैं चुनाव। तो चेहरा कोई भी बदला जाए, मोदी जी के नाम को आगे करके वहां पर गुजरात में फिर जाएगी इलेक्शन में। शंकर सिंह जी, इस समय गुजरात में हिसाब किताब हो जाएगा। कोई भी चेहरा परमानेंट किसी का नहीं होता है, तो एक्ट होता है। एक्ट जो है वो कोरोना में सबको पता है कितने लोग मर गए, कैसे मर गए, महंगाई, बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो खत्म हो गया मामला, वो मतलब हुआ क्याओस है। क्याओस ये फेस सेविंग है। अपने आप को बचाने के लिए मुख्यमंत्री का सेक्रीफाइस करो और मुख्यमंत्री को वही ब्रीफ दी जाती है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। यानी कि इनका काम पक्का है। आज रात को लोग बैठेंगे, कल सुबह असेंबली की एमएलए की मीटिंग बुलाएगी, कोई प्रपोज करेंगे। आपको क्या लग रहा है अगला चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, ये तो मतलब वो जो गुजराती में बोलते हैं कि कोथरे में से बिलाड़ा निकलना, कुछ भी निकलेगा। इनका ऊपर तय है। ये तो एक्सरसाइज है, कर्म कांड है, क्रिया कांड है, फॉर्मेलिटी। इससे फर्क नहीं पड़ना है। गुजरात तो वर्स्ट बनता जा रहा है, चाहे चीफ मिनिस्टर कोई भी हो।
प्रधानमंत्री खुद यहाँ आकर मुख्यमंत्री बनेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतनी खराब हालत है। आईसीयू में पूरी गवर्नमेंट चली गई है, देयर इज नो वे आउट। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी सरकार ये निर्णय ले सकती है कि असेंबली भंग करके उत्तर प्रदेश के साथ ही जो 2022 के शुरुआती में फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे उसको यानी कि 6 महीने पहले ही चुनाव करवा सकती है। इसके पीछे का कारण क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपने ही ये बात ये कही। कारण का सवाल ही नहीं है। यहाँ सीएम कोई भी होगा, जीतने का भी सवाल प्रॉब्लम होगा। बीजेपी की हालत इतनी खराब है, गुजरात में गवर्नमेंट की हालत इतनी खराब है, कोई लीडर नहीं है, लीडरलेस पार्टी है, और चेहरा किसी का एक बार बार तो यूज करने से फर्क नहीं पड़ता है। लोग अभी रियली फेड अप बाय द गवर्नमेंट रोल जो भी है इनका प्ले करना है, खत्म मामला। मतलब गुजरात में पूरे देश में ये हालत है, और गुजरात का टेस्ट तो बहुत खराब हो रहा है। इतने लोग यहाँ, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल, पूरा कंट्रोल वही से दिल्ली से। वाघेला जी, आप खुद जनसंघ में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में रहे, आप पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के रहे। ऐसे में बीजेपी ने ये फैसला इसलिए किया है, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि हाल फिलहाल कोरोना काल के बाद जिस तरह की स्थिति निकली थी उसने एक अच्छी छवि सरकार की नहीं रखी थी। इसी वजह से मुख्यमंत्री का बदला जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी कि जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने की यह ख्वाहिश है बीजेपी की, और अब चेहरा बदल के नए चेहरे के सहारे वो जाएगी 2022 में इलेक्शन में। एक गुजरात से खराब हालत यूपी की रही, यूपी के दिल्ली की रही, पूरे देश की कोरोना में खराब हालत रही, और खराब हालत ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी। गुजरात चीफ मिनिस्टर वाज हेल्पलेस। पूरा जो भेजने थे, मेडिसिन नहीं भेजी, कंट्रोल करके भेजा गया। मतलब ये तो कोई राज्य का मतलब ही नहीं है। पूरी गवर्नमेंट दिल्ली से हाईकमान से चलती है। अपना जो सीधा, अगर आदमी थोड़ा भी गड़बड़ करेगा तो गेट आउट। और ये जो ईगो है ना, वो ईगो पार्टी को भारी पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल आर फेड अप विद द बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, शंकर सिंह जी, आपसे हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हिमांशु। वाघेला जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये सब तय है। एक चीज चित्रा जरूर वाघेला जी से पूछनी चाहिए कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, तब उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी और उनके बेटे जो है शायद बीजेपी से चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने उस वक्त क्या बीजेपी की हेल्प नहीं की थी जब कांग्रेस वहां पे जीत सकती थी? एक ऐसा मौका था बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास, कि वो सच में चुनाव जीत सकती थी, तो वो 2017 था। महेंद्र सिंह कैंडिडेट नहीं थे, बीजेपी नहीं लड़ी थी, और उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी चुनाव से कुछ दिन पहले। अलग पार्टी नहीं बनाई थी, एक गलत इंप्रेशन है, एक फॉर्मेलिटी थी, एक फ्रंट था। पार्टी हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी अलग थी, इसके निशान पर लोग लड़े थे, इनका कैंपेन जरूर किया था। लेकिन उस समय कांग्रेस के सो कॉल्ड हाईकमान जो भी थे, इनकी इच्छा थी कि भाई यहाँ भी सरकार नहीं बनानी है। इसके बाद फिर जो हुआ, एमएलए जब चले गए, बाकी सब 8 लोग बाद में भी चले गए, सबको पता है आपको, उसमें मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। लेकिन मेरा महेंद्र सिंह अभी बीजेपी में नहीं है, धोखाधड़ी करके इनके लिए गए, झूठ बोलकर लिए गए थे, और वो कैंडिडेट नहीं थे। और हमने कांग्रेस का, बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं किया था, न नेगेटिव न पॉजिटिव। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, वोटर्स का रोल, पार्टी का रोल। ठीक है, शंकर सिंह वाघेला जी, ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ देखिए, बूथ विजय अभियान अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में इसको जारी किया जा रहा है, लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। उसी दौरान गुजरात के सीएम का इस तरह से इस्तीफा हो जाना, यानी कि बीजेपी तो लगातार लगी हुई है। ऐसे में 2022 के लिए बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से आपको लग रहा है कि कौन चुनौती गुजरात में उसको दे पाएगा? देखिए, 77 में इंदिरा जी थी, उस समय इमरजेंसी थी, सामने लोग जेल में थे, कोई पार्टी नहीं थी, पार्टी बाद में बनी, लोग लड़े, चरण सिंह जी की लोकदल से इनके निशान पर लड़े, बाद में जनता पार्टी बनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद, और काफी अच्छी मेजोरिटी आई। यानी कि सामने कुछ नहीं होता है ऐसा नहीं है, लोग जो है ना, डेमोक्रेसी जो है ना, वो सामने है। और बीजेपी तो पीपल होते हैं, पार्टी नहीं होती है। लोगों के दिमाग में बीजेपी का हाल बहुत खस्ता है, चाहे बेरोजगारी है, महंगाई हो या कोरोना हो। शुक्रिया साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ पुरुषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मंत्री, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम रुपाला जी, आपका नाम चर्चा में सबसे आगे है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो बधाई स्वीकार करेंगे? आपके नाम पर मोहर लग गई है या थोड़ा इंतजार करेंगे? वो समाचारों से बधाई लेना
ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। आपकी शुभकामना है ऐसा जरूर हम कहें। हाल ही में आपको कैबिनेट मंत्री बनाकर अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है पुरुषोत्तम रूपाला जी। ऐसे में अचानक से चूंकि इस्तीफा हो जाना विजय रूपाणी जी का और उसके बाद आप लोगों का नाम चर्चा में आना, अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या आप गुजरात वापसी के लिए तैयार हैं? ये सवाल उसी हिसाब से मैं उसमें पद की रेस में हूँ। इस प्रकार के जब सवाल के जवाब में मैं नहीं दे रहा हूँ। पार्टी ने जब भी जो भी जिम्मा दिया है वो हम निर्वहन कर ही रहे हैं, आगे भी कर। आपने सादगी से अपनी बात तो बता दी, लेकिन ये बताइए विजय रूपाणी जी के इस्तीफे के बाद अब गुजरात की जनता ये जानना चाह रही है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? वो बहुत ही टूंक समय में ही, मतलब समय गवाए बिना ही पार्टी के वरिष्ठ लोग इस पर मंथन करने बैठ ही गए हैं। और जल्द ही नया नाम, नए नेता का नाम लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, हिमांशु मिश्रा भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं पुरुषोत्तम जी, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। हिमांशु जी जी। रूपाला जी नमस्कार, हिमांशु बोल रहा हूं मैं। जी मैं आपको हमेशा वैसे तो टाइगर कह के ही संबोधित करता हूं, आपको पता ही है ये बात। सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई कि विजय रूपाणी को हटाना पड़ गया? क्या पार्टी नेतृत्व उनके काम से खुश नहीं थी? संगठन और सरकार के बीच में बहुत कोऑर्डिनेशन की कमी थी? आप लोगों की भी नाराजगी बहुत लंबे समय से चल रही थी। क्या रूपाणी पार्टी के काम पर बिल्कुल फिट नहीं बैठे कि आपको एक का एक इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और अब नया मुख्यमंत्री? मैं मानता हूं कि इसको सरल तरीके से अगर मैं जवाब दूं तो ये एकाएक हुई घटना नहीं है। विजय भाई ने भी 5 साल तक ये सीएम पद का जिम्मा निर्वहन किया है। 5 साल तक का टेन्योर, ये कोई छोटा टेन्योर इसमें नहीं मानना चाहिए। और जैसे विजय भाई को एक नए नेतृत्व के रूप में पार्टी ने पसंद करके प्रयोग किए थे, ऐसे ही पार्टी और नए नेतृत्व के बारे में सोचती होंगी और सोचा होगा। अशोक सिंघल भी हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल है आपके लिए। अशोक पूछिए। रूपाला साहब, मेरा सवाल ये है कि विजय रूपाणी को हटा दिया, अब आपका नाम चल रहा है, मनसुख मांडविया का नाम चल रहा है, सीआर पाटिल की बात भी हो रही है और नितिन पटेल की बात भी हो रही है। इन चारों में अगर बात की जाए, कौन नेता जाकर के जो पार्टी का नुकसान हुआ जिसकी वजह से हटाना पड़ा विजय रूपाणी को, इन चारों में से कौन वहां जाकर के संभाल सकता है? चुनाव के मौके पर कौन भरपाई कर सकता है जो डैमेज हुआ है? ये हम और आप तय करें। इसके बजाय जो नेतृत्व इस विषय को लेकर बैठे हैं, उनके पास सभी कार्यकर्ताओं का खाका है, सभी का बायोडेटा है, सभी की जानकारी है। उनमें से वो उपयुक्त होगा, उन्हीं को ही देंगे। पुरुषोत्तम रूपाला जी, लेकिन अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये आता है, आप जनता को कैसे समझाएंगे? क्योंकि जब आप लोगों के बीच जाएंगे, 5 सालों तक जिसने मुख्यमंत्री का कामकाज संभाला हो उसको चुनाव के ठीक 1 साल पहले बदल दिया जाना और किसी नए चेहरे के भरोसे जिस तरह के कयास लग रहे हैं आप लोगों के नाम पर, फिर आप लोगों के चेहरे को लेकर आगे बढ़ना, लोगों को कैसे समझाएंगे कि गुजरात में अच्छा काम किया नहीं किया? लोग तो पलट के पूछेंगे ना कि देखिए आपने कुछ किया नहीं, 5 साल तक जो मुख्यमंत्री रहा उसको आपको हटाना पड़ गया चुनाव के ठीक पहले। वो तो एक धारणा होती है। पार्टी में परिवर्तन, नेतृत्व में परिवर्तन और कार्यकर्ताओं को नई नई जिम्मेवारियां देना, ये भारतीय जनता पार्टी में सहज रूप से होता है। पार्टी इसको ऑब्जर्व कर सकती है और लोगों के बीच में भी जा सकती है। पुरुषोत्तम जी, आपने ये भी बताया कि ये अचानक से लिया गया फैसला नहीं है विजय रूपाणी का इस्तीफा, बल्कि पहले से ही इस तरह के माहौल वहां पर बन रहे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको लेकर बीजेपी के भीतर भी उनको लेकर विरोध की आवाजें बुलंद हो रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि फिर मुख्यमंत्री को लेकर भी तो तय हो गया होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व फिर कौन है? मैंने ये बताया आपको कि ये 5 साल से विजय भाई सीएम थे, वो एकाएक हुई घटना नहीं है। लेकिन ये अचानक ली हुई घटना है उनका इस तरह से इस्तीफा देना, या पहले से ही? मतलब ये तो पार्टी जब डिसीजन लेती है तो लेती है, पार्टी का अधिकार होता है। ठीक है, तो अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सर जाते जाते नाम बता जाइए कि आप लोग रेस में कहां तक हैं? धन्यवाद।
चलिए ठीक है। हिमांशु रूपाला जी, मेरा एक सवाल है आपसे। रूपाला जी चले गए हिमांशु, रूपाला जी, लेकिन छोटा आप सा बहुत सवाल। मुस्कुरा रहे हैं। अब अंदर की खबर बताइए। अब बीजेपी सूत्र हिमांशु आपको और अशोक को क्या जानकारी दे रहे हैं? 4 नाम तो आगे चल रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बताइए कि सबसे ज्यादा आगे रेस में कौन है, क्योंकि अब तो सबसे ज्यादा इसी बात पर चर्चा होगी कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जिसके ऊपर 1 साल पहले बीजेपी भरोसा करेगी और उस चेहरे के सहारे अब आगे बढ़ेगी चुनाव में। देखिए, इतना जरूर है, पार्टी ये जरूर देखेगी संगठन और सरकार को लेकर कौन साथ चल सकता है। कोविड की दूसरी लहर के बाद जो नुकसान हुआ है जान माल का, आर्थिक स्तर पर गुजरात के अंदर, उसको किस तरीके से जल्द पटरी पर लाकर जनता का भरोसा जीता जा सकता है, उस नेता के ऊपर मोहर लगाई जाएगी। चाहे वो मनसुख मांडविया हो, सीआर पाटिल हो, पुरुषोत्तम रूपाला हो या नितिन पटेल हो। लेकिन एक बात जाते जाते जो है पुरुषोत्तम रूपाला कह गए कि पार्टी जो है इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करती रहती है। आप याद कीजिए, अब से 3 महीने पहले जो है उत्तराखंड में भी पार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया था और जो है तीरथ सिंह रावत को हटा के जो है पुष्कर धामी को बनाया, और पुष्कर धामी से पहले जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनको हटा दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। सच में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो संगठन को, ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व करता हूं, 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसके बाद बीजेपी ने लगातार चुनाव आपके पास जिग्नेश मेवाणी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधायक। जिग्नेश जी, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने का ऐलान कर दिया है, विजय रूपाणी का इस्तीफा हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, 22 में जो 1-1.5 साल के बाद हमारे गुजरात में चुनाव हो गए, उसका इलेक्टोरल एरिथमेटिक, चुनावी गणित सेट करने के लिए उनका इस्तीफा लिया है। लेकिन गुजरात की जनता ने अप्रिशिएट किया होता कि जिस प्रकार से विजय रूपाणी कोविड का मिसमैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, जिसको मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड क्राइसिस के है, उस वक्त में उनकी जो भूमिका रही बहुत ही खराब, उस वक्त में यदि इस्तीफा लिया होता तो गुजरात की जनता ने अप्रिशिएट किया होता। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 2022 में जो गुजरात की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें इलेक्टोरल बेनिफिट कैसे हो, गुजरात की जनता को नहीं भाजपा को बेनिफिट कैसे हो, उसको ध्यान में रखते हुए उनका इस्तीफा मांगा गया है। वो व्यक्तिगत तौर पे बातचीत करने में बहुत शालीन थे, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, शासन जिसके हाथ में हो, ऐसे नेता के तौर पे बहुत ही विफल और कंप्लीट फेलियर थे। वो विफल रहे, इसी वजह से चुनाव के पहले बीजेपी ने उनको बदल दिया। तो एक बड़ा मैसेज तो दिया है ना बीजेपी ने कि देखिए ये कामकाज नहीं संभाल पाए कोविड के दौरान, इसलिए हमने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का फैसला कर लिया है गुजरात में। लेकिन जब क्राइसिस चल रही थी, लोग जब तड़प रहे थे, ऑक्सीजन की एक बूंद के बिना मर रहे थे, तब उनको हटाकर किसी दूसरे नेता को बिठाया होता तो लोग आश्वासन भी लेंगे। अब तो लोग मर गए हजारों की तादाद में। अब जब उनको लगा, ग्रासरूट से जब रिपोर्ट ये आ रहा है कि उनके होने के चलते बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, तब बदला है। जनता के हित में नहीं, खुद की पार्टी के हित में उनको बदला है। लेकिन अब इसी के साथ अगला सवाल ये भी खड़ा होता है, देखिए बीजेपी वहां पर जिस तरह से मजबूत है 1995 से, बीच के अगर 1.5-2 सालों को हम छोड़ दें तो लगातार वो वहां पर जीतती रही है। हालांकि 17 में वो 99 पर सिमट गई थी, लेकिन बाद में बहुत सारे विधायक टूट कर उसमें चले गए। मौजूदा स्थिति इसकी 112 की है। ऐसे में जिग्नेश मेवाणी जी, बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को गुजरात में कौन हराएगा? हम लोग हराएंगे, गुजरात की जनता हराएगी, विपक्ष लड़ने वाले सारे आंदोलनकारी मिलकर हटाएंगे। पिछली बार केवल 10-12 सीटों का फासला रह गया था, इस बार वो भी नहीं रहेगा, आप देख लीजिएगा। इसीलिए आपके इसी स्टूडियो में मैं बैठूंगा डिबेट करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी गुजरात में चरम पर है, किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, दलित, आदिवासी, ओबीसी सारे लोग जिस प्रकार से आतंकित है, इस बार तो सचमुच भाजपा को हम लोग निपटा देंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिग्नेश मेवाड़ी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी जो लगातार गुजरात सरकार पर हमलावर रहते हैं, उनका यह कहना है कि कोरोना के काल में पूरी तरह से फेल रहे थे विजय रूपाणी, इसी वजह से बीजेपी ने उनको हटा दिया, लेकिन खुद को बचाने के लिए ये उसकी कवायद है। अब आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि विपक्ष के अपने अपने दावे, दोनों सहयोगी मेरे लगातार बने हुए। ये अलग अलग तस्वीरें, सीएम की रेस में मांडविया भी हैं, रूपाणी का तो इस्तीफा हो चुका है, नितिन पटेल भी मुख्यमंत्री की रेस में है। अब जरा ये दो जो चेहरे यानी कि मनसुख मांडविया और नितिन पटेल पर आपसे बात करते हुए अशोक सिंघल,
मांडविया रेस में कहां तक हैं? अगर वो पसंद बनते हैं तो उसकी बड़ी वजह क्या रही, क्या होगी? क्योंकि हाल ही में उनको राज्य मंत्री से प्रमोट करके कैबिनेट का दर्जा दिला गया और यकीनन अचानक से लिया गया। गुजरात के मद्देनजर ये फैसला नहीं होगा, क्योंकि हम सब ने देखा है कोरोना काल के दौरान कौन कौन से वो प्रदेश थे जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी थी, उसमें एक गुजरात भी था। ऐसे में मुख्यमंत्री का इस तरह से बदल दिया जाना, मनसुख मांडविया को कैबिनेट में और बड़ा पद दिया जाना, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से अब उनको वापस गुजरात भेजा जा सके? देखिए, राजनीति में कुछ भी पॉसिबिलिटी रहती है। मनसुख मांडविया की अगर बात की जाए तो मनसुख मांडविया लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, मोदी के विश्वास पात्र हैं। और शुरू से ही अगर बात की जाए मांडविया की तो मोदी ने उनको काम करते हुए देखा है जमीनी स्तर पर। और हेल्थ मिनिस्टर तभी बनाया गया जब केमिकल फर्टिलाइजर में जो मंत्री थे कोरोना की सेकंड वेव के दौरान, तो उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री में आकर भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। रातों को जा करके हॉस्पिटल का जायजा ले रहे हैं, चाहे वो कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट्स के साथ, वहाँ कामकाज कैसा हो रहा है। रात को 2-2 बजे वो हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं आम आदमी बन करके, ताकि किसी को ये पता न चले वो मिनिस्टर के नाते यहाँ पर आए हैं, ताकि पहचान उनके सामने ना आए। तो और चुपचाप वो काम करने वाले नेताओं में माने जाते हैं और कहा जाता है कि बहुत डेडिकेटेड हैं और सिंसियर है काम करने को लेकर के, और उनपे टारगेट ओरिएंटेड है। तो मोदी हो सकता है उनको, क्योंकि प्रोफाइल बना दिया गया उनका सेंटर में हेल्थ मिनिस्टर और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनाने के बाद उनकी प्रोफाइल बढ़ा है। तो कई बार सरकारें जो है, पार्टी जो है, प्रोफाइल बना करके बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी भी करती हैं। लेकिन उनका नाम पिछले काफी समय से चल रहा था चित्रा, कि मांडविया को वहां भेजा जा सकता है, अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जब भी मुख्यमंत्री बदलने की बात है या चुनाव के बाद अगर बीजेपी वहां पर आती है तो क्या हमेशा से लग रहे थे। और जहां तक नितिन पटेल की बात है चित्रा, वो पार्टी में, सरकार में बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। पिछली बार भी उनका नाम चला था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने प्रायोरिटी भी गिनाई थी अपनी कि मुख्यमंत्री के नाते वो क्या क्या उनकी प्राथमिकताएं होंगी राज्य के लिए, लेकिन वो नहीं बन पाए थे। और खास बात यह है कि मोदी जी के भी बहुत फेवरेट है नितिन पटेल। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल यह है, अभी हाल ही में हम सब ने ये भी देखा था कि कैसे गुजरात कितना इंपॉर्टेंट है। हिमांशु, इस बात को समझना होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि हाल ही में देखिए इतने सारे चेहरे रहने के बावजूद केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरों को जगह दी गई, जिनको पहली बार, चाहे खेड़ा के सांसद की बात करें, दर्शना जरदोश जो कि सूरत से आती हैं उनकी बात करें, या फिर सुरेंद्र नगर से जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई थी। तो गुजरात बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी मॉडल स्टेट के भरोसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने पैर पसारते हुए चले गए। और हम सब ने देखा एक वक्त ऐसा भी आया देश में जब ये कहा जा रहा था कि इस जोड़ी को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो उस गुजरात में अब 2022 में एक बार फिर से विजय पताका फहराने के लिए बड़ा चेहरा, क्योंकि अब उसमें वो करिश्मा भी ढूंढा जाएगा जिसके भरोसे 1 साल के भीतर जो डैमेज बीते दिनों हुए हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, बिल्कुल ये बात मैंने आपको अभी भी कही कि उसी व्यक्ति को जो है ये जिम्मेदारी दी जाएगी मुख्यमंत्री बनाकर, जो संगठन और सरकार को साथ लेके चल सके। जो पिछले दिनों कोरोना की वजह से मिसमैनेजमेंट हुआ है या लोगों की को जान माल का नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुए हैं, उसको जो है किस तरीके से दूर करते हुए लोगों को एक बार फिर से विश्वास में लेकर आगे बढ़ सके, उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच समझकर ही कोई फैसला लेते हैं। इतना तय है कि जिन नामों पे हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है वो नाम हो भी नहीं, कोई नया नाम आ सकता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं माननी चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना हो या नए नेता के तौर पर, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें चुनकर लाते हैं जिसपे हम लोग कभी सोचते भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था तो तमाम नाम चल रहे थे, एकाएक तीरथ सिंह रावत बन गए, और तीरथ सिंह रावत का तो नाम कहीं कोई ले भी नहीं रहा था। तो इसीलिए यह जरूर देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको चुनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात को लेकर पूरी एक्सरसाइज है, उनसे कोई चीज कभी भी छुपी नहीं है। संगठन से लेकर सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए जो भी वो फैसला लेंगे बहुत सोच कर लिया गया फैसला माना जाना चाहिए, और उसी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, क्योंकि गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत है देश के अंदर। अगर मैं ये बात कहूं तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए किसी को भी कि गुजरात के अंदर संगठन बीजेपी का सबसे मजबूत है, और उसके बाद अगर कहीं संगठन मजबूत है तो वो मध्य प्रदेश में है। और यही कारण है कि यहां पर जब भी सरकार फैसला लेती है या केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है
तो उसमें बहुत ज्यादा ये कहेंगे कि ट्रांजिशंस जो है वो स्मूथ नजर आती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रांजिशन जो है स्मूथनेस नहीं नजर लेकिन आती है। इसी के साथ बीजेपी के लिए अब ये बड़ी चुनौती होगी। देखिए, चेहरा जो कोई भी हो, लेकिन वो गुजरात की जनता को कैसे समझाएगी कि जो बीते दिनों जो कुछ भी हुआ था कोरोना काल में, जिस तरह का डैमेज हुआ गुजरात में, जिस तरह की परेशानी आई, क्या कोई नया करिश्माई चेहरा उस तरह का होगा जिसके जरिए वो ये बता पाए कि नहीं, अब कमान इनके हाथ में है और अब स्थितियां बिल्कुल इतर होगी। क्योंकि गुजरात मॉडल के तौर पर नरेंद्र मोदी इस देश का बड़ा सितारा बने और लगातार वो चुनाव जीतते हुए चले गए, लेकिन अभी उसी गुजरात में स्ट्रगल कर रही है भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद से, जब वो 100 पर सिमट जाती, 100 के अंदर सिमट जाती है और 99 सीटों पर वो रुक जाती है। हालांकि बाद में कांग्रेस के कुछ लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और अभी मौजूदा स्थिति 112 की है। लेकिन अशोक जी, आपको जोड़ना भी चाह रहे थे। अशोक, इसी के साथ ये बड़ा सवाल है। देखिए, बीजेपी के लिए गुजरात में चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं। एक तो गुजरात जैसा स्टेट जो 1995 से बीच के सालों को छोड़ दे तो बीजेपी के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री वहां से, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आज रात विधायक दल की बैठक भी होनी है गुजरात में। आज रात बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, तो क्या यह माना जा सकता है कि विधायक दल की बैठक के बाद, अशोक, क्या विधायक दल की बैठक के बाद जो भी नाम होगा उस पर मोहर लगा दी जाएगी? कौन होगा मुख्यमंत्री अगला? बैठक बुलाई इसीलिए जाती है कि विधायक दल का नेता चुना जाए, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वह तय किया जाए। क्योंकि पार्टी ज्यादा दिन तक, क्योंकि पहले से ही तमाम एक्सरसाइज की जा चुकी होंगी, क्योंकि हटाने को लेकर बहुत पहले से ही चल रहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा, और कौन मुख्यमंत्री होगा ये पहले से तय होगा, उनके दिमाग में होगा, प्रधानमंत्री के दिमाग में होगा, अमित शाह दिमाग में होगा। अब सवाल ये है कि क्या उन्हें बताने के लिए इस तरह की बैठक हो रही है? मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गोपी खंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, आज रात होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक और पीछे मैं देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है बीजेपी के गुजरात अहमदाबाद वाले मुख्यालय में आप पहुंच चुकी हैं। किस तरह की तस्वीर वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है? विधायक दल की बैठक में वो कौन सा नाम है जिस पर लग सकती है मोहर? गोपी, बिल्कुल आपको बता दूं चित्रा कि आज रात ही सारे जो विधायक हैं उनको ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि शाम को कमलम पे पहुंचना है। यानी सारे विधायक जो है वो कमलम पे पहुंचेंगे, जो बीजेपी मुख्यालय है यहाँ पे, और उस शाम को ही विधायक दल की मीटिंग मिलेगी और विधायक दल की मीटिंग के साथ ही वो उस नाम की भी घोषणा हो जाएगी कि कौन बनेगा गुजरात का नया मुख्यमंत्री। दरअसल जो संभावनाएं जताई जा रही है उसमें करीब 3 नामों की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, जिसमें मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री, साथ ही जो गुजरात बीजेपी के फिलहाल अध्यक्ष है CR पाटिल, उनके नाम की चर्चा भी काफी जोरों से हो रही है। इसके अलावा जो और एक चर्चा हो रही है उसमें नितिन पटेल और गोर्धन जड़फिया के नाम की भी चर्चा चल रही है। तो यही माना जा रहा है कि हो सकता है कि विधायक दल की जो मीटिंग हो उसी में नाम की घोषणा कर दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि 13 या 14 तारीख जो बाकी नाम है उन पर तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आखिरी में आपने एक नया नाम बताया है, जरा बताइए। बिल्कुल चित्रा, जो नया नाम है वो गोर्धन जड़फिया का नाम है। गोर्धन जड़फिया या डिप्टी CM नितिन पटेल, इनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय पे जो बीजेपी के नेता है उनका आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। जो विधायक है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर के अंदर गुजरात बीजेपी के जो अध्यक्ष है CR पाटिल वो मीडिया को संबोधित करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय पर, और यहाँ पे जो बीजेपी के नेता है उन लोगों का आने का जमावड़ा शुरू हो चुका है। लेकिन जो संभावनाएं नाम की जताई जा रही है उसमें सबसे बड़ी जो संभावना है वो CR पाटिल, जो कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष है, उनके नाम की भी संभावना जो है उसे जताया जा रहा है। साथ ही डिप्टी CM नितिन पटेल और गोर्धन जड़फिया, इनका भी नाम चल रहा है कि हो सकता है कि इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जो संभावना है इस वक्त जो 4 नाम चल रहे हैं उसमें मनसुख मांडविया, CR पाटिल, गोर्धन जड़फिया और डिप्टी CM नितिन पटेल, इन लोगों के नाम की चर्चा फिलहाल जोर पकड़ रही है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बात है आप कह रही हैं। देखिए, गोर्धन जड़फिया 2002 में गृह राज्य मंत्री थे जब पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर चुनाव में बीजेपी गई हुई थी। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, एक नया नाम भी, और बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। हिमांशु, आपको जोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद गोपी और अशोक जी मैं आपके पास आऊंगी। एक बार फिर से हिमांशु, आप मुस्कुरा रहे थे, ये जो नया नाम ऐड हुआ है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, गोपी ने जो नाम दिया ना, गोवर्धन झड़पिया,
ये पार्टी छोड़ के चले गए थे और प्रधानमंत्री से नाराज होके गए थे, लेकिन 2012 के बाद वो पार्टी के अंदर आते हैं। और याद कीजिए उनको बीजेपी की तरफ से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सहप्रभारी भी बनाया गया था पीछे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का हो चुका है इस्तीफा। विधायक दल की बैठक के बाद आज रात ही गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, लगातार इसके बारे में हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ विजय अभियान में अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नीति रही है, महिलाएं आज सुरक्षित हैं। पिछले 4 वर्ष में मुठभेड़ में लगभग 144 अपराधी मारे गए, जबकि 3,251 घायल हुए। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 43,294 और एनएसए के तहत 630 मामलों में कार्रवाई की गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में धर्म, संस्कृति और विरासत को संरक्षित और संवर्धित करते हुए इसे एक नया आयाम दिया है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का नाम लेना भी दूभर हो गया था। भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम का अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। आज सपा, बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। सपा, बसपा, कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया गया। शाम के 4:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गुजरात से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार आप आज तक पर देख रहे हैं, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका है। इसी के साथ सवाल अगला यह है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है कमलम में, जो कि बीजेपी का अहमदाबाद में मुख्यालय है, और वहां पर फाइनल नाम पर मोहर लग जाएगी। हालांकि जो नाम आगे चल रहे हैं उसमें मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल, सीआर पाटिल, गोवर्धन झाड़पिया, ये तमाम वो नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। यानी कि माना यही जा सकता है कि इन्हीं में से किसी एक नाम पर बीजेपी मोहर लगा देगी। हालांकि बैठक के बाद, विधायक दल की बैठक के बाद क्या निकलकर सामने आता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अचानक से जिस तरह का बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री को बदलकर लिया गया है, वो अपने आप में काफी अहम हो जाता है। इसका संकेत और संदेश दरअसल बीजेपी ये देने की कोशिश कर रही है कि देखिए, बहुत सारी ऐसी नाकामी थी मुख्यमंत्री के सिर पर, जिसको फोड़कर अब नए चेहरे के बलबूते चुनाव को आगे बढ़ाने की ये कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की। गोपी घांगर मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, जो इस वक्त अहमदाबाद के बीजेपी मुख्यालय के भीतर ही है, जहां पर हलचल काफी ज्यादा तेज है। गोपी, आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं? और बार बार वही सवाल कि अब तो गए रूपाणी साहब, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री गुजरात का? बिल्कुल हर किसी के जबान पर यही सवाल है कि अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि रूपाणी साहब चले गए, इस्तीफा पेश कर दिया है। जो विधायक दल की मीटिंग है वो आज शाम ही बुलाई गई है। कई सारे विधायकों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि आज शाम को मीटिंग के लिए उन्हें कमलम दफ्तर पे बुलाया गया है, जहां इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पे करीब 4:30 बजे यानी कुछ ही मिनटों के भीतर गुजरात बीजेपी के जो अध्यक्ष है सीआर पाटिल, वो प्रेस को एड्रेस करने वाले हैं और जो विधायक दल की मीटिंग है उसके बारे में जानकारी देंगे और इस पूरे सिलसिले के बारे में वो बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल चित्रा इस वक्त खड़ा होता है वो यही होता है कि अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि सवाल हर किसी के जहन में यही है। जिसमें जो 4 नाम हमारे सामने उभर कर आए हैं उसमें सबसे पहला नाम अगर हम कहें तो वो पाटीदार नेता यानी मनसुख मांडविया का सामने आ रहा है। हालांकि उनको हाल ही में केंद्र में कैबिनेट कक्षा के मंत्री बनाए गए हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं एक संभावना यही जताई जा रही है कि मनसुख मांडविया का नाम हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो पाटीदारों का एक बड़ा चेहरा है, सौराष्ट्र के लीडर है, तो वैसे में उनके नाम की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खुद गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल के नाम की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि सीआर पाटिल जिस तरीके से सरकार और अब ये माना जा रहा है कि जा रही थी, तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि सीआर
पाटिल और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की दोनों गोपी, आपका ऑडियो बार बार ब्रेक हो रहा है, लेकिन जितने नामों की आप चर्चा कर रहे हैं ना, सबके मन में इस वक्त लड्डू फूट रहे होंगे और सब चाह रहे होंगे कि बस जल्दी से ऐलान कर दिया जाए मेरे नाम का। लेकिन क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। गोपी के पास दोबारा हम चलेंगे। वो मुख्यालय में अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के मौजूद है, जहां पर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। सीआर पाटिल जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उनकी, लेकिन विजय रूपाणी ने जब इस्तीफा दिया उस वक्त उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है। समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। यह हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को आप सुन रहे थे। रूपाणी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, नितिन पटेल भी वहां पर बैठे हुए हैं। चुनाव से एक साल पहले उनका ये इस्तीफा, अपने आप में इसके संकेत बहुत बड़े हैं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल। ये चार नाम एक बार फिर से, नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री हैं, आपको बता दें पटेल समुदाय से वो आते हैं, और हाल ही में उनकी ओर से जो बयान दिया गया था वो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा था। विवादास्पद बयान कह के हालांकि विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधा था, जब वो बोलते हैं कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तभी तक संविधान और कानून व्यवस्था इस देश में सुरक्षित है। मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला भी आपको बता दें कि चल रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए उनका नाम पीछे हो गया है। मनसुख मांडविया जो कि राज्यसभा सांसद हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, लेवा पटेल जाति से आते हैं और वो नाम में आगे चल रहे हैं। गोवर्धन जड़फिया का नाम आपको दिखाई दे रहा है। 2002 में गृह राज्य मंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है। और सीआर पाटिल जिनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में होने वाली है, अध्यक्ष हैं। चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल गुजरात पार्टी के अध्यक्ष हैं, नवसारी से सांसद हैं, 65 साल उनकी उम्र है। 2019 में 6,89,000 वोटों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। वाराणसी में समन्वयक की भूमिका में भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यह अहम जिम्मेदारी सीआर पाटिल पर सौंपी थी, हालांकि वो गैर पाटीदार हैं। ऐसे में सीआर पाटिल जो गैर पाटीदार हैं और पाटीदारों को लेकर चलना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल, ये 2017 में गोपी हम सब ने देखा था। सीआर पाटिल चूंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, उनके मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे अपनी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखकर, और यकीनन वो खुद भी चाह रहे होंगे कि इनाम के तौर पर हमें दे दिया जाए मुख्यमंत्री का पद। लेकिन गैर पाटीदार को क्या बीजेपी अपना चेहरा बनाएगी गुजरात में? देखिए, अगर गैर पाटीदार को बीजेपी अपना चेहरा बनाती है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का 2017 में माहौल देखने मिला था, जिस तरीके से पाटीदार मूवमेंट को चल रही थी, उसको हो सकता है कि इस वक्त पाटीदार मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन पाटीदार जो कि बीजेपी से खुश नहीं है वो उनसे एक बार फिर नाराज हो जाएंगे। क्योंकि लगातार आज सुबह ही हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सरदार धाम, जो कि पाटीदारों का यहाँ पे एक कन्या छात्रालय खुल रहा है, उसके भूमि पूजन के लिए डिजिटली उनके साथ जुड़े थे। यानी आप समझ सकते हैं कि पाटीदारों का वजूद कितना है गुजरात के अंदर। अगर पाटीदार मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पाटीदारों की जो नाराजगी है वो बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है, और हो सकता है कि इसका खामियाजा जिस तरीके से 2017 में बीजेपी ने भुगता था वैसा ही खामियाजा 2022 में भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क ना ले, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम यही है जिसमें मनसुख मांडविया का जो नाम है वो सबसे ऊपर चल रहा है। क्योंकि मनसुख मांडविया पाटीदार नेता है, सौराष्ट्र से है। सौराष्ट्र में 2017 में बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, और सौराष्ट्र में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त काम कर रही है, तो उसे देखते हुए ये जरूर हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री बनाया जाए वो पाटीदार हो और सौराष्ट्र से ताल्लुक रख रहा हो। साथ ही अगर दूसरे नाम की जो
चर्चा की जाए, गोवर्धन झड़फिया। गोवर्धन झड़फिया एक ऐसा नाम है जिसने सबसे पहले तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बगावत की थी। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने जीपीपी यानी गुजरात परिवर्तन पार्टी उन्होंने केशुभाई पटेल के साथ मिलकर शुरू की थी। और फिर 2012 के चुनाव के बाद 2013 के आसपास ये जो गुजरात परिवर्तन पार्टी है ये बीजेपी में मर्ज हो गई थी। उसके बाद जब यूपी के चुनाव हुए तो गोवर्धन झड़फिया को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उनको यूपी के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और वहां पे उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया था जिससे प्रधानमंत्री काफी खुश हुए थे। हालांकि जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी नाराजगी थी उसका खामियाजा अब भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इतने साल हो गए गुजरात के अंदर, लेकिन गोवर्धन झड़फिया को इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी, क्योंकि ये बताया जा रहा था हो सकता है कि गोवर्धन झड़फिया को गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उनका नाम नहीं आया। CR पाटिल को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा अभी भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये जो नाम की चर्चा है, ये नाम की चर्चा लगातार यहाँ पे जारी है कि हो सकता है कि गुजरात बीजेपी के जिस तरीके से आज एक विधायक दल की मीटिंग मिलेगी, साथ ही यहाँ पे सारे लोग मौजूद रहेंगे, यहाँ तक कि जो प्रभारी है भूपेंद्र यादव से ऐसा लग रहा है कि मनसुख मांडविया रेस में आगे चल रहे हैं। अशोक सिंघल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु के पास बहुत सारी खबरें, ऐसा लग रहा है मुस्कुराते हुए वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु, अब जरा दर्शकों को ये बताइए, मनसुख मांडविया चूंकि हम सब जानते हैं अभी उनकी 49 साल उनकी एज है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको दिया गया। इसके अलावा 38 साल में ही उनको गुजरात से, जब नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा का सांसद बनाकर दिल्ली भेजा गया। इससे यह पता चलता है कि मनसुख मांडविया काफी ज्यादा करीबी है और उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है आला कमान। लेकिन इसी के साथ सवाल ये कि विजय रूपाणी को हराने के बाद, माफ कीजिएगा, विजय रूपाणी को हटाने के बाद ये आज या कल में फैसला नहीं लिया गया होगा। ये पहले से माइंड मेकअप बीजेपी ने किया होगा और तमाम सर्वे भी आंतरिक तौर पर बीजेपी करवाती रही है। ऐसे में चूंकि मांडविया को भी हाल ही में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो क्या ये फैसला लेते हुए उनको गुजरात वापस भेजा जा सकता है? चूंकि एक यंग चेहरा है, 49 साल उनकी उम्र है और यकीनन बीजेपी फ्यूचर को देखते हुए क्या इस तरह का रिस्क लेने को तैयार है? देखिए, बिल्कुल, अगर मनसुख मांडविया को प्रमोट किया गया था तो उसके लिए पहले ही रूपरेखा जो है वो तैयार कर ली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारी चीजों को जो है समझ लिया होगा और उसके बाद ही मनसुख मांडविया का जो है केंद्र में कद बढ़ाया गया। उनको MOS इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ जो है कैबिनेट बनाया गया और वो भी 2 पोर्टफोलियो दिए गए। जहां पर वो MOS थे केमिकल फर्टिलाइजर में, वहां उनको कैबिनेट चार्ज और साथ ही साथ हेल्थ की जिम्मेदारी। हेल्थ एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर। वो लेने के बाद उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव को जिस तरीके से तेजी से बढ़ाया और लगातार कई ऐसे मौके आ चुके हैं कि एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं और उसका श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो है वो मनसुख मांडविया को भी जाता है, जिस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया। दूसरा, मनसुख मांडविया, क्योंकि ये बात गुप्पी भी बताएंगे, वो 2012 के विधानसभा चुनाव के वक्त जो है वो राज्यसभा में जरूर आ गए थे, लेकिन उनके पास जिम्मेदारी वहां पर तब भी महासचिव की थी संगठन के अंदर। तो वो संगठन में बहुत नीचे से काम करते हुए आगे आए हैं और वो संगठन को बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये जरूर है कि उनको प्रधानमंत्री बहुत लाइक करते हैं, अमित शाह उनको बहुत लाइक करते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, कल भी उनकी जो है वो अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही ये सारी चीजें तय हो चुकी थी कि कब इस्तीफा होगा। और आज मनसुख मांडविया जो है वो राज्यपाल से मिलने जब विजय रूपाणी गए थे इस्तीफे देने के लिए, तब भी वहां पे मौजूद थे। वहां पे पुरुषोत्तम रूपाला भी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मनसुख मांडविया का लॉटरी जो है वो लग सकती है। लेकिन ये बात सच में एक चौंकाने वाली होगी कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि गुजरात में हल्का सा भी नुकसान जो है वो विधानसभा में हो जाए और उसका खामियाजा जो है केंद्र में भुगतना पड़े। इसीलिए सारी रूपरेखा, सारे चीजों को सेटल करने के बाद, सब कुछ समझने के बाद उन्होंने फैसला लिया होगा। और ये जरूर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायकों से राय ली जाएगी और उसके बाद केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा और वहीं पर फैसला जरूर होगा। लेकिन
इतना जरूर है कि जो 2-3 नाम उन्होंने सोचे होंगे वो बहुत सोच समझकर, क्योंकि जो सरकार और संगठन को साथ लेके चले, यही हर मुख्यमंत्री की चिंता का विषय रहता है। ज्यादातर अगर आप देखें बीजेपी शासित राज्यों के अंदर कि मुख्यमंत्री जो है वो संगठन को साथ लेके नहीं चलते। इसका खामियाजा पिछले विधानसभा कई चुनावों के अंदर हमने देखा है, जहां पर बीजेपी की हार हुई है, चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा के अंदर बीजेपी जो है मैजिक नंबर नहीं जीत पाई और वहां पर गठबंधन करके उनको सरकार बनानी पड़ी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजे हम सबने देखे थे। तो इसीलिए संगठन और सरकार को साथ लेके कौन चलेगा, ये जरूर प्रधानमंत्री ने सोचा होगा। इसमें मनसुख मांडविया या सी आर पाटिल